हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेकर आया हूं सभी का प्यारा सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिंदी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि। यह जो है एक निबंध है और यह निबंध गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है। गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में हो रहा है और उनकी मृत्यु 2009 में हो जा रही है। गुणाकर मूल्य जी इस चैप्टर के अंदर यानी इस अध्याय के अंदर लिपियों के बारे में सिर्फ बताएं। आइए पहले हम गुणाकर मूल्य के बारे में समझते हैं। गुणाकर मूल्य जी के बारे में सबसे पहले उनका जन्म जानते हैं। उनका जन्म हो रहा है, बोले थे ना कि 1935 ईस्वी में हो रहा है, लेकिन हो कहाँ रहा है तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हो रहा है। गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ पे हो रहा है और क्वेश्चन पूछा है गुणाकर मूल्य जी का जन्म किस जिले में हुआ है तो कहेंगे अमरावती जिले में। क्वेश्चन पूछेगा नहीं किस राज्य में हुआ है, गुणाकर मूल्य जी का जन्म किस राज्य में हुआ है तो बोलेंगे महाराष्ट्र में। और गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ है तो बोलेंगे 1935 ईस्वी में हुआ है। इनकी जो है प्रारंभ की शिक्षा दीक्षा गांव से ही लिए हैं, गांव से ही हुई है। सबके साथ यही होता है, ज्यादातर ग्रामीण लोगों के साथ, हमारे आपके सभी के साथ ज्यादातर कि वे गांव से शुरुआत की शिक्षा लेते हैं। और इन्होंने जो है मिडिल स्तर तक की पढ़ाई गांव से ही की है और उसके बाद इन्होंने गांव का परित्याग कर, हमेशा के लिए परित्याग नहीं बाबू, सिर्फ पढ़ाई के लिए आगे बढ़े और वे अब गांव से जो है गांव में उन्होंने मराठी भाषा में ही अध्ययन किए थे। मराठी भाषा में पढ़ने के बाद जब गांव से वर्धा चले, वर्धा में आए जब तो वर्धा में उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय के बारे में अध्ययन किया और वर्धा जाके वहां तक रुके नहीं बल्कि वहां से और आगे बढ़े। अब इलाहाबाद आ गए हैं और इलाहाबाद आकर मैट्रिक से लेके एमए तक की पढ़ाई जो है मैथ सब्जेक्ट से की है। और अब जो है इनकी एमए फाइनल हो गई। इनकी मृत्यु हो रही है 2009 में और इस 2009 से 25 वर्ष अगर पीछे देखी जाए तो इनकी लेख जो है 2500 से ऊपर प्रकाशित हो चुकी थी। अंतिम के 25 वर्षों में इनकी लेख जो है 2500 से ऊपर प्रकाशित हो चुकी थी, यानी छप चुकी थी, मार्केट में आ गई थी। और 30 किताबें भी, यानी 30 पुस्तक या किताब कहिए, इनका लिखा हुआ प्रकाशित हो चुका था। वही बात है। और अक्षर कथा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संसार की सभी लिपियों के बारे में बताई गई। उतना ही नहीं, इनकी रचना के बारे में यहाँ पे जो है कुछ हमने लिखा है जिस पर ध्यान दीजिएगा आप। अक्षरों की कहानी इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक का नाम है भारत इतिहास और संस्कृत। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सूर्य किसके द्वारा लिखा गया है तो आप बोलिएगा कि जो सूर्य है ना वो गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है। सूर्य ही नहीं, सौरमंडल भी किसके द्वारा लिखा गया है तो गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय लिपियों की कहानी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और भारतीय लिपियों की कहानी से ही यह जो है आपका पाठ हिंदी का नागरी लिपि लिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। आइए अब हम इस पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। नागरी लिपि को एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी इसी पुस्तक से नागरी लिपि को ली गई है। और इतना ही नहीं, नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। ठीक,
देखिएगा यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली, नेवारी, जितनी भाषाएं हैं ये सब जो है इसी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती भी जो है इससे अलग नहीं है। लेखक का कहना है कि गुजराती जो है ना वे नागरी लिपि से अलग नहीं है, उसमें कोई अलगाव नहीं दिखता है। और बंगला जो है, जो लोग बोलते हैं ना कि बंगला जो है नागरी लिपि की बेटी के समान है, पुत्री के समान है, गलत बोलते हैं। वह ठीक नागरी लिपि के किसके समान है? बहन के समान है। वही लेखक कह रहे हैं कि गुजराती भी इससे अलग नहीं है। ठीक इसी प्रकार बंगला लिपि भी नागरी लिपि की बेटी नहीं बल्कि बहन है। नागरी लिपि की एक विशेषता है, यह है, इसकी विशेषता क्या है जी? यह है कि दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं जो है नागरी लिपि की तरह ब्राह्मी में लिखी गई है। ये दक्षिण भारत की विशेषता है कि जिस प्रकार नागरी लिपि में सब भाषाएं लिखी गई थी, गुजराती जिस प्रकार उसी के प्रकार थी, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, उसी प्रकार ठीक दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। प्राचीन काल में जो पोथियां लिखी जाती थी ना, पोथियां मतलब समझ रहे ना, पुरानी किताबें, वह भी नागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। ठीक, रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, पहले बताया संस्कृत क्या है? नागरी लिपि है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो आप बोलिएगा रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इतना ही नहीं बाबू, रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख 9वीं सदी से मिलने लगा। उत्तर भारत में इसके पहले नागरी लिपि का लेख जल्दी नहीं मिलता था, बाकायदा कहीं ना कहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 9वीं सदी से लेखक का कहना है कि बढ़िया से मिलने लगा, पर्याप्त, यानी जहां भी देखे यहाँ पे इस लिपि का प्रयोग किया गया था। 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्के पर वीर, ये वाला थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा अच्छा लाइन है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, वीर केरलस्य लिखा हुआ मिला। और वीर केरलस्य जो लग रहा है एकदम संस्कृत के शब्द की तरह, यानी कि यह भी कौन सी लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद गजनवी के टकसाली चांदी के, टकसाली मतलब होता है जिसको मतलब चांदी के सिक्के पीट कर जो बनाया जाता था, सिक्के पीटना मतलब सिक्के गरमा के पीट के बनाया जाता है, उसको टकसाली कहते हैं। तो जो टकसाली चांदी के सिक्कों पर किस लिपि की? नागरी लिपि ही मिलती है, नागरी लिपि की ही व्याख्या मिलती है। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब आइए आगे की ओर देखते हैं। नागरी लिपि जो है एक सर्वदेशिक लिपि थी। सर्वदेशिक लिपि कहने का मतलब एक वैसी लिपि जो सभी देशों में फैल चुकी है। तो लेखक का कहना है कि नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी जिसका प्रचलन 8वीं या 9वीं सदी से ही है। नागरी लिपि को देवनागरी, नंदी नागरी भी कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन में कि नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो बोलिएगा कि नागरी लिपि को, चाहे नागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है, तो बोलिएगा कि नागरी लिपि का दूसरा नाम नंदीगिरी या देवनागरी है। इस शब्द का प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था। विद्वानों को वैसे बहुत मतभेद है, लेकिन कहा जाता है कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के जो है नागर ब्राह्मण के द्वारा किए गए थे, जो कहाँ रहते हैं जी? जो काशी में रहते थे ना जी। क्यों किया गया था? क्योंकि काशी को देवनागरी भी कहते हैं। काशी को क्या कहते हैं? देवनागरी भी कहते हैं, क्योंकि वहीं पे लोग रहते थे। पाटलिपुत्र को भी नागरी कहते हैं। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पे भी एक रहस्यमय बात है, ध्यान दीजिएगा।
चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए पटना का नाम देव नगर कहिए या देवनागरी के नाम से भी जाना जाता था। बोला गया इसलिए पटना को भी देवनगरी कहते थे। एक दोहा कोश एक पुस्तक का नाम है जिसको सरहपाद जी ने लिखा है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि दोहा कोश सरहपाद जी की कृति है। ये हिंदी के आदि काल के कवि थे। कौन? सरहपाद जी। पूछेगा कि सरहपाद जी के द्वारा लिखा गया कौन सी पुस्तक है, लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो बोलिएगा लो कौन सा बाबू? बोलिएगा लो दोहा कोश। कब के कवि थे? तो बोलिएगा लो आदि काल के कवि थे। अकबर ने भी अपने सिक्कों पर राम सिया छपवाया था। अकबर ने जो चांदी का सिक्का चलवाया उस पर राम सिया लिखवाया था। और राम सिया कौन सी लिपि में? तो देवनागरी लिपि में, यानी नागरी लिपि में ही लिखवाया था। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल, यह एक भव्य पुतला, वहां पे एक भव्य पुतला खड़ा है। ऐसे जैनों का तीर्थंकर यानी तीर्थ स्थल है, जैनों का तीर्थ स्थल है। कौन सा बाबू? वो जो जहां पे गोमतेश्वर का जहां पे पुतला है, यह जैनों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो पूछेगा आपसे कि जैनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है, तो बोलेंगे लोग श्रवण बेलगोल। परमार एक शासक था, तो परमार शासक भोज विद्या में अनुरागित था, यानी कि परमार शासक भोज जो है, इनका नाम है परमार शासक भोज, यह विद्या में अनुराग पा चुके थे, इसके लिए वे प्रसिद्ध थे। तो पूछेगा कि कौन शासक विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध था, तो बोलेंगे परमार शासक विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध था। तो परमार शासक जो थे विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध थे, वे भी धारा नगरी के थे। इतना ही नहीं, ये लाने के पीछे वजह क्या थी? इसमें स्थिरता लाना। क्योंकि देखते हैं अगर देवनागरी लिपि अगर लिपि फिक्स नहीं की जाए ना, तो कोई ऐसे लिखेगा, कोई ऐसे लिखेगा, अपनी अपनी स्टाइल लोग बोलेंगे कि यही सही है। इसीलिए टाइपर जब 2 सदी पहले आए तब इसकी अक्षर में स्थिरता आ गई, क्योंकि स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लिख के ऐसे मरे आपका बबुआ वैसे लिख रहा था, काम घबरा जाएगा, इसी के लिए फिक्स किया गया। तो वही बोला गया कि 2 सदी से इसके अक्षर में स्थिरता आ गई। कब से आई बाबू? जब से टाइपर आए। इसको नोट कीजिए और इसी यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। अगली चैप्टर के लिए फिर से नया वीडियो के साथ आएंगे लेके।